हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पार्ट 6 पेज नंबर 7। चलिए इसमें हम देखने वाले हैं डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। तो क्या लिखा देखिए कि चार्ल्स डार्विन हैड कलेक्टेड इनन्यूमरेबल स्पेसिमेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था, प्लांट्स के और एनिमल्स के ऐसे बहुत सारे सैंपल को, स्पेसिमेन को उन्होंने कलेक्ट किया था एंड डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वेशंस। और फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया, देखा उसको, परखा उसको, और उसके ऊपर उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ दोज स्पेसिमेंस ही पब्लिश। उनको देखकर उन्होंने थियरी पब्लिश किया। तो ही पब्लिश द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विच प्रीचेस द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो उन्होंने एक थियरी दुनिया को बताया, वो है नेचुरल सिलेक्शन का, और जो ये प्रीच करता है, जो ये बताता है द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब वो लोग ही इस दुनिया में रह सकते हैं जिसको नेचर ने फिट माना है। मतलब जो बदलते हुए एनवायरनमेंट में या कंपटीशन जो रहेगा, कंपटीशन मतलब एक दूसरे से लड़ना, फिर बचना, कोई ताकतवर कोई कम ताकतवर, ऐसे करते करते जो इस नेचर में रह जाएगा, जिसको ये नेचर सेलेक्ट कर लेगा, जो फिटेस्ट माना जाएगा वही रह पाएगा। बाकी जो भी स्पीशीज रहेगी वो यहाँ से एक्सटिंक्ट होने वाली है, जिसको बोला जाता है थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। आगे क्या लिखा है, फॉर दिस पर्पज डार्विन हैड पब्लिश्ड ए बुक। और इसी के लिए उन्होंने एक बुक भी पब्लिश किया था जिसका नाम था टाइटल ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये बुक में उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में और अपने ऑब्जर्वेशंस को बताया है। फिर आगे क्या लिखा है कि वाइल एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट, और ये कंसेप्ट को बताने टाइम डार्विन सेज दैट, डार्विन कहते हैं दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोलिफिकली रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब वो जो जन्म देते हैं अपने बच्चों का, वो प्रोलिफिकली होता है, अच्छी तरह होता है, ज़्यादा नंबर्स में होता है। फिर क्या लिखा है कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स कम्पीट, फिर वो लोग कम्पीट करते हैं, मतलब अपने जीने के लिए उनको रहना पड़ता है विथ ईच अदर इन ए लाइफ थ्रेटनिंग मैनर, और उसके अंदर उनको जान का बाजी लगाना पड़ता है। जैसे अगर आपने वाइल्ड लाइफ देखा है तो आपको पता है कि वहाँ पे हर एक जानवर को दूसरे जानवर से खतरा होता है। कितने सारे स्पीशीज़ आज दुनिया में नहीं है, तो क्योंकि वो कंपटीशन में हार चुके हैं, नेचर उनको सेलेक्ट नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ के बारे में उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में बताया है चार्ल्स डार्विन। चलिए आगे देखते हैं। इन दिस कॉम्पिटिशन, तो ये जो कॉम्पिटिशन चलता है, ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स सस्टेन, सिर्फ वही ऑर्गेनिजम्स सस्टेन हो पाएंगे, मतलब रह पाएंगे इस दुनिया में, विच शो द मॉडिफिकेशन, जो कुछ बदलाव लेके आएंगे या नेचर उन्हें बदल देगा। जैसे यहाँ पे अगर आप मौत का एग्जांपल लेते हैं तो एक इस कलर का है और एक ब्लैक कलर का। अब ये कलर जिस वुड पे ये है सेम जैसा दिख रहा है, तो इसका जो प्रीडेटर है, जो इसका शिकारी है, वो अगर आसमान पे उड़ते चल रहा है तो वो उसको देख नहीं पाएगा, जिससे ये बच जाएगा। लेकिन अगर ऐसा वाइट सरफेस पे कॉन्ट्रास्टिंग जगह पे अगर कोई मौत अगर यहाँ पे सरवाइव हो रहा है, तो उसका प्रीडेटर जो रहेगा, इसको खाने वाला जो रहेगा, वो इसे ईजिली पकड़ लेगा और इनका जो स्पीशीज है वो धीरे धीरे खत्म हो सकता है, अनलेस एंड अनटिल इनके अंदर कोई मॉडिफिकेशन आता है। नहीं हो सकता है कि ऐसा हुआ भी है कि ऐसे ब्लैक मॉथ जहाँ पे ज़्यादातर ग्रे कलर पे अगर रहते थे तो उनके अंदर चेंजेस आया है ग्रे कलर का भी। तो यहाँ पे वही बोला कि नेचर जिनको सिलेक्ट करेगा, जो मॉडिफिकेशंस आ जाएंगे, वही लोग वहाँ पे रह सकते हैं। तो वही लिखा है कि इन दिस कॉम्पिटिशन ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स सस्टेन विच शो द मॉडिफिकेशंस एसेंशियल फॉर विनिंग द कॉम्पिटिशन। उस कंपटीशन को जीतने के लिए, मतलब उस सिचुएशन से लड़ने के लिए जो भी मॉडिफिकेशंस आएगा, एसेंशियल मॉडिफिकेशन, ज़रूरी मॉडिफिकेशन, जैसे यहाँ पे कलर को लेके है, वो अगर उनके अंदर चेंज हो जाता है तो वो लोग सर्वाइव हो जाएंगे। हावेवर बिसाइड्स दिस, और इनके अलावा नेचुरल सिलेक्शन ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, मतलब नेचर ज़रूर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब नेचर जिसको चाहे रख सकता है, जिसको चाहे नहीं रख सकता है। मतलब बदलते हुए एनवायरनमेंट, बदलते हुए टेम्परेचर में जो फिट पाया जाएगा नेचर उसको सिलेक्ट कर लेगा, जिसको जो नहीं पाया जाएगा वो उसे नेचर छोड़ देगा। तो वही लिखा है कि हावेवर बिसाइड्स दिस नेचुरल सिलेक्शन ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज नेचर सेलेक्ट्स ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर फिट टू लिव। नेचर उन्हीं लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करता है एंड द रेस्ट पेरिश, और बाकी जो बचे हुए होते हैं, जो नेचर जिनको सेलेक्ट नहीं करता, वो पेरिश हो जाते हैं, मतलब वो मिट जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। सस्टेनिंग, अब जो बचे हैं, जो अपने आप को मॉडिफिकेशन से सस्टेन कर पाते हैं, या सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म जिसको नेचर ने सेलेक्ट किया है, कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन, वही लोग फिर क्या करेंगे, अपना जो जनरेशन है वो कंटिन्यू कर पाते हैं, वही जन्म देंगे बाकी अपने ही स्पीशीज़ को, और फिर वही लोग एग्जिस्ट हो पाएंगे इस वर्ल्ड में, एंड देयर बाई गिव राइज टू द न्यू स्पीशीज़, और वही अपने स्पीशीज़ को, अपने यंग वंस को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे विद देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, उन्हीं के जैसे।
मतलब वो अगर प्रोड्यूस करेंगे तो रिप्रोड्यूस करेंगे तो अपने ही जैसे सेम चीज़। डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज वाइडली एक्सेप्टेड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। तो काफ़ी अरसे तक डार्विन का जो नेचुरल सिलेक्शन का जो थियरी है उसको एक्सेप्ट किया गया, लोगों ने इसको माना। चलिए आगे देखते हैं। एक चीज़ ये भी आप नेचुरल सिलेक्शन में देख सकते हैं, जैसे डियर को हंट ये दोनों करते हैं, शिकार करते हैं, लायन भी और टाइगर भी। तो डियर अगर कुछ मॉडिफिकेशन लाता है इन केस कि अगर ये खुद इनको अगर भारी पड़ जाता है, ऐसा समझिए, ये भी इनका सामना कर लेता है, मुकाबला कर लेता है, तो इसका जो स्पीशीज है या जो इसका पॉपुलेशन है वो रह जाएगा, मतलब नेचर फिर इसको सेलेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर ये इनका मुकाबला नहीं कर पाता है, यूं ही शिकार होते चला जाता है, उसके बाद फिर अगर इस डिफॉरेस्टेशन हो जाता है मैनमेड की वजह से या किसी नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से, और ये अपने आप को छुपा के नहीं रख सकता है, तो एक ऐसा टाइम भी आ सकता है कि ये इस वर्ल्ड से, इस दुनिया से जा सकता है। तो नेचर फिटेस्ट लोग को, जो फिट हो पाता है, उसी को सिलेक्ट करता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या लिखा है कि हाउएवर सम ऑब्जेक्शंस वेर रेज्ड अगेंस्ट द थियरी। लेकिन डार्विन के थियरी के पीछे भी कुछ ऑब्जेक्शंस थे, कुछ लोगों ने उसको ऑब्जेक्ट किया कि नहीं, पूरी तरह कंप्लीटली राइट नहीं है वो चीज़, मतलब डार्विन का थियरी। सम ऑफ द मेन ऑब्जेक्शंस आर, उसमें से कौन कौन से मेन ऑब्जेक्शंस है? नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। लोगों ने बोला कि इवोल्यूशन में नेचुरल सिलेक्शन ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इवोल्यूशन में उसके जिम्मेदार हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन से ही इवोल्यूशन पूरी तरह यहाँ पे दिखाई दिया है, ऐसा नहीं है। सेकेंड क्या बोला कि डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशंस। मतलब कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ चेंजेस यूजफुल भी थे तो कुछ यूजफुल नहीं भी थे। तो ये चीज़ डार्विन ने अपने थियरी में एक्सप्लेन करके नहीं बताया। ये आपको सिर्फ इतना समझना है कि कोई मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स में हुए तो उसे यूज़फुल, मतलब उससे यूज़ हो गया, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन उसे यूज़फुल नहीं रहा। तो इसके बारे में डार्विन के थियरी में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। आगे क्या लिखा है कि देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड अब्रप्ट चेंजेस। मतलब कोई चेंजेस सडन हुए हैं, जल्दी हुए हैं, और कुछ चेंजेस स्लो हुए, तो इसके बारे में भी डार्विन के थियरी में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखिए आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है कि ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्शंस थे डार्विन के थियरी में, जिसकी वजह से डार्विन के थियरी पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था। तो फिर देखिए, फिर भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज ऑब्जेक्शंस, ये ऑब्जेक्शंस भले लोगों ने किया लेकिन इसका कोई इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ा। डार्विन्स वर्क ऑन इवोल्यूशन हैज़ बीन ए माइलस्टोन। लेकिन इवोल्यूशन पे डार्विन का जो नेचुरल सिलेक्शन का वर्क था वो एक माइलस्टोन था, एक बड़ी कामयाबी थी। तो ये आपको समझना है। चलिए इसके आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट के बारे में देख लेते हैं कि चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन 1809 टू 1882, दिस इंग्लिश बायोलॉजिस्ट, मतलब इंग्लैंड के, प्रपोज्ड द थियरी ऑफ इवोल्यूशन। इन्होंने इवोल्यूशन की थियरी को प्रपोज किया था। ही शोड दैट ऑल द स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बीन ग्रेजुअली इवॉल्व ओवर द पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी स्पीसीज हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक एंसेस्टर से ही, एक कॉमन एंसेस्टर, मतलब एक कॉमन, सबका एंसेस्टर कॉमन है, वहाँ से ये इवॉल्व हुआ है, न जाने कितने हजारों साल पहले से। ही प्रपोज्ड दैट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एवोल्यूशन। और ये चीज़ खास करके इन्होंने बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो नेचुरल सिलेक्शन ही है, जिसके लिए एक ऑब्जेक्शन आपने इसके पहले देखा था। चलिए आगे चलते हैं। लमार्किज्म, देखिए क्या लिखा है कि जीन बाप्टिस्ट लमार्क, ये साइंटिस्ट, प्रपोज्ड दैट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन एंड द रीजन बिहाइंड दोज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इज एक्टिवनेस और लेजीनेस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म अगर एक्टिव है तो उनके मॉर्फोलॉजिकल, मतलब अपीयरेंस में चेंजेस दिखाई देगा, और कुछ अगर लेजी हैं तो उनके भी अपीयरेंस में चेंजेस होगा। मतलब कोई ऑर्गन का अगर आप काम नहीं कर रहे हो, लेजीनेस दिखा रहे हो, आप करते ही नहीं हो, तो वो पर्टिकुलर ऑर्गन डीजनरेट होने लगेगा, धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। और किसी ऑर्गन पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो, उस ऑर्गन का यूज़ ज़्यादा कर रहे हो, तो उसके अंदर भी चेंजेस आएगा। और यही सब वजह है इवोल्यूशन का। ये जीन बैप्टिस्ट लमार्क ने बताया था कि जिस ऑर्गन का पर्टिकुलरली किसी ऑर्गन का अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो वो एक्टिव रहेगा, तो वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लाएगा, आपके अपीयरेंस में चेंजेस लाएगा। और अगर उसका यूज़ नहीं करते हो तो वो भी आपके अपीयरेंस में चेंजेस लाएगा। तो ये इवोल्यूशन का एक रीज़न है, एक जिम्मेदार है। ही कॉल्ड दिस कंसेप्ट, और इस कंसेप्ट को इन्होंने क्या बोला, इज प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। उन्होंने इसको बोला कि यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। चलिए आगे देखते हैं।
फर्दर ही सेड दैट द नेक ऑफ जिराफ, तो इन्होंने आगे कुछ एग्जांपल देते हुए बोला कि नेक ऑफ जिराफ, तो जिराफ का जो नेक है, जिसे आप यहाँ पे देख रहे हो शॉर्ट है, फिर थोड़ा सा और लॉन्ग हुआ है, फिर लॉन्गर हो गया है। तो फर्दर ही सेड दैट नेक ऑफ जिराफ हैज़ बिकम टू लॉन्ग, अगर ये आज ज़्यादा लॉन्ग हुआ है तो इसके एक्टिवनेस की वजह से हुआ। ये बार बार ऊंचे ऊंचे पेड़ के जो ऊंचे ऊपर वाले जो पत्ते होते थे उसको खाने की कोशिश करता था। तो बिकम टू लॉन्ग ड्यू टू ब्राउजिंग ऑन लीव्स ऑफ टॉल प्लांट्स, मतलब जिराफ ज़्यादातर क्या करता था, टॉल प्लांट्स के लीव्स को ब्राउज करता था यानी खाता था, बाय एक्सटेंडिंग देयर नेक, और उस खाने के टाइम पे वो अपने नेक को एक्सटेंड किया करता था, थोड़ा एफर्ट लेके ऊंचा उठाने की कोशिश करते रहता था। और लमार्क ने बोला कि यही वजह है कि कुछ जनरेशन के बाद धीरे धीरे इसका जो नेक है वो साइज में बड़ा हो गया। तो एक्सटेंडिंग देयर नेक फॉर सेवरल जनरेशन तक ऐसा हुआ कि जिराफ की जितनी भी जनरेशन आती थी वो टॉल प्लांट मतलब ऊपर के जो टॉल प्लांट्स के लीव्स जो होते थे वही प्रीफर करते थे, और उसके लिए हमेशा एफर्ट्स लेके वो क्या करते थे, उसको खाने की कोशिश करते थे, जिसके लिए नेक को वो रेज किया करते थे। और यही वजह है कि उनका नेक जो है वो इस तरीके का शेप में आ गया। और उसी तरह फिर क्या बोला कि सिमिलरली शोल्डर ऑफ आयरन स्मिथ, तो आयरन स्मिथ का जो शोल्डर है, हैमर करते करते यहाँ का जो उनका जो मसल्स है वो एकदम स्ट्रांग हो जाता है। तो शोल्डर्स ऑफ द आयरन स्मिथ हैव बिकम वेरी स्ट्रांग ड्यू टू द फ्रीक्वेंट हैमरिंग मूवमेंट्स, तो बार बार हैमरिंग करने की वजह से उनके शोल्डर्स स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये यूज़ और डिसयूज़ हो गया, इन्होंने अपने हैंड का यूज़ किया तो शोल्डर पे उसका असर पड़ा, तो शोल्डर के जो मसल्स है वो स्ट्रांग हो गए। यहाँ पे जिराफ ने अपने नेक का यूज़ ज़्यादा किया, एफर्ट्स लिया रेज करने के लिए, तो उसका जो नेक है वो रेज्ड हो गया। इस तरीके का लमार्क ने बताया। आगे और क्या बताया कि विंग्स ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड एम्यू, तो ऑस्ट्रिच का विंग पंखा नहीं पर, एंड एम्यू का भी जो पर है हैव बिकम वीक, ये लोग वीक हो गए। वीक मतलब ये लोग उड़ने के काम में नहीं यूज़ होते, और मतलब ऑल्दो इनके पास फेदर है, पंख है, लेकिन ये लोग उड़ नहीं पाते हैं क्योंकि इन्होंने उसका यूज़ ही नहीं किया, डिसयूज़ किया ऐसा समझ सकते हैं, और इसी की वजह से वो यूजलेस हो गया। तो विंग्स ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड एम्यू हैव बिकम वीक ड्यू टू नो यूज़, उन्होंने यूज़ नहीं किया, इसके लिए वो वीक हो गया। आगे लमार्क ने और एग्जाम्पल क्या दिया, लेग्स ऑफ बर्ड्स लाइक स्वैन एंड डक, तो स्वैन का लेग और डक हैव बिकम यूजफुल फॉर स्विमिंग, और उनके अंदर देखिए मॉडिफिकेशन कैसा आ गया, ये वेब जैसा बन गया, और जिसकी वजह से इनको स्विमिंग में ज़्यादा इजीनेस होने लगा। तो ये ज़्यादा स्विमिंग करते थे, इसके लिए ये वेब डेवलप हो गया इनके अंदर, और मतलब यूज़ ज़्यादा किया तो चेंजेस आया, यूज़ नहीं किया तो भी चेंजेस आया, ये लमार्क बताना चाहते हैं। तो लाइक स्वैन एंड डक हैव बिकम यूजफुल फॉर स्विमिंग ड्यू टू लिविंग इन वाटर के अंदर रहने की वजह से। एंड स्नेक्स हैव लॉस्ट देयर लेग्स बाय मॉडिफिकेशन, और एक टाइम ऐसा भी था कि स्नेक्स के पास लेग्स हुआ करते थे, लेकिन ये ज़्यादातर अगर बरो करते थे, ज़मीन के अंदर खड्डे करके उसी के अंदर रहने का ज़्यादा उन्होंने शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लेग का यूज़ नहीं रहा, क्योंकि उनका क्रॉलिंग, उनका ज़्यादा भागना बंद हो गया, वो एक ही जगह पे ज़्यादा रहने लगे, बिल के अंदर रहने लगे, होल के अंदर रहने लगे। तो स्नेक्स हैव लॉस्ट देयर लेग्स, तो उन्होंने धीरे धीरे क्या हो गया, अपना लेग्स को लॉस्ट कर दिया बाय मॉडिफिकेशंस इन देयर बॉडी फॉर बरोइंग हैबिट, बरोइंग की वजह से, बरोइंग की हैबिट होने की वजह से उनके बॉडी के अंदर ये मॉडिफिकेशन है, ये चेंजेस आया कि उन्होंने अपने लेग को लॉस्ट कर दिया। चलिए आगे देखते हैं कि ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, तो लमार्क इसको बोलते हैं कि ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है जो हमको मिल जाता है, ये सारी खूबियाँ, ये सारे जो चेंजेस है ये हमको मिलता है, एंड आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, ऐसा लमार्क ने बताया। जैसे जिराफ का देख रहे हैं, मतलब पीछे जो भी आपने एग्जाम्पल्स देखा, दिस इज कॉल्ड एज द थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, और आप सिंपली बोल सकते हो लमार्किज्म। तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या लिखा है कि डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज और देयर डीजनरेशन ड्यू टू नो यूज एट ऑल वॉज वाइडली एक्सेप्टेड। देखिए लोगों ने एक्सेप्ट किया कि लमार्क ने एकदम सही बोला है कि कोई भी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट उसके स्पेसिफिक एक्टिविटी की वजह से, वो यूज़ करने की वजह से, और उसका डीजनरेशन, उसका ख़त्म होना उसके ना यूज़ करने की वजह से, वॉज वाइडली एक्सेप्टेड, लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। बट ट्रांसफर ऑफ दीज कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वॉज रिजेक्टेड, ऐसा समझिए कि लेकिन वो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने वाला है, ये चीज़ को रिजेक्ट किया क्योंकि ऐसा नहीं पाया गया हर जगह पे, बिकॉज इट हैड बीन वेरीफाइड मेनी टाइम्स, बहुत बार ऐसा वेरीफाई कर दिया गया दैट मॉडिफिकेशंस ब्रॉट इन अस आर नॉट ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशंस, एंड देयर बाय लमार्क्स थियरी वॉज डिसअप्रूव्ड।
मतलब टोटली वो फिट नहीं है, कुछ लिमिट तक ठीक है, लेकिन ज़्यादातर बहुत जगह पे ऐसा पाया गया कि जो चेंजेस हमने देखा है वो चेंजेस मॉडिफिकेशन जनरेशन नेक्स्ट आने वाले जनरेशन में वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ। चलिए आगे देखते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ट्रांसफ़र द कैरेक्टर्स। हाँ, ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं विच इट हैज़ एक्वायर्ड, जो उसे मिला है अपने एंसेस्टर से, टू द नेक्स्ट जनरेशन। दिस इज कॉल्ड एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। मतलब बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स है जो हमको हमारे पेरेंट्स से मिलता है, लेकिन वो कैरेक्टर्स क्या होता है, एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होता है, जो डोमिनेंट रहता है, जो अपने को मिल ही जाता है। लेकिन हर मॉडिफिकेशन वाले कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, ये नहीं होता है। चलिए इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट में देखते हैं जीन बाप्टिस्ट लमार्क के बारे में। 1744 to 1829 Lamarck proposed that the activities of the organisms are responsible for their evolution। यहाँ पे बोला एक्टिविटीज में लेजीनेस भी आ सकता है और एक्टिवनेस भी आ सकता है। दिस फ्रेंच नेचुरलिस्ट, तो ये फ्रेंच के हैं, फ्रांस के हैं, proposed that each animal or plant दोनों बोला undergo some changes in its life span। दोनों भी अपने पूरे लाइफ स्पैन में कुछ चेंजेस से गुजरते हैं, एंड दोज चेंजेस आर ट्रांसफर्ड, और वो चेंजेस क्या होते हैं, ट्रांसफर्ड होते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन, and such changes occur in next subsequent generations too। और वही चेंजेस जो अभी इनके बाद वाले जनरेशन में गया है वो उनके बाद वाले जनरेशन में भी जाता है। ये कुछ हद तक तो राइट है, लेकिन पूरी तरह कंप्लीटली राइट नहीं है। ये इसलिए इनका जो थ्योरी था वो मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं स्पीशिएशन। तो ये क्या देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, नई स्पीशीज अलग अलग देख रहे हैं जो आप, ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज द इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन। ये एक इवोल्यूशन का ही असर है, जिसकी वजह से अलग अलग स्पीसीज जो है इस दुनिया में हैं। स्पीसीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स। स्पीसीज उनको बोला जाता है जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एक फर्टाइल इंडिविजुअल्स को, एक अच्छे इंडिविजुअल्स को जो खुद वापस से रिप्रोड्यूस करेगा टाइम के बाद। तो स्पीसीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन। और वो नेचुरल रिप्रोडक्शन जो इनका नेचुरली होता है, क्योंकि आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन भी आज के ज़माने में होता है, वो आप छोड़ दीजिए। तो ईच स्पीशीज ग्रोज इन स्पेसिफिक जोग्राफिकल कंडीशन। हर स्पीशीज हर अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशंस में रहते हैं। जैसे कैमल आप देख रहे हो डेजर्ट में है, पोलार बियर को आप देखते हो कि बर्फ़ के एरिया में रहते हैं, पोलार एरियाज़ में। बहुत सारे लोग वाटर में रहते हैं, कुछ बर्ड्स रहेंगे एयर में रहते हैं। तो अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशंस में वो लोग रहते हैं। देयर फूड, उनके हैबिटेट, उनका रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड पीरियड इज़ डिफरेंट। सबके रहने का, सबके जीने का, सबके खाने का, रिप्रोडक्शन की एबिलिटी सब कुछ डिफरेंट रहता है, बिकॉज वो लोग डिफरेंट जोग्राफिकल कंडीशंस में रहते हैं। सब एक जैसे सबकी ज़िंदगी नहीं है, एक जैसे सबका लाइफ नहीं है, खाना नहीं है, सबका डिफरेंट है बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल कंडीशंस। तो चलिए आगे देखते हैं। हावेवर जेनेटिक वेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम अर्लियर वन। लेकिन जेनेटिक अगर वेरिएशन हुआ तो स्पीशीज में चेंजेस आएगा। जैसे हमने पढ़ा था सेपिया आइड, बार आइड, विंगलेस, ये सारे जो चेंज आप देख रहे हो ये म्यूटेशन की वजह से हो जाता है, सडन चेंजेस हो जाते हैं कभी कभी। बिसाइड्स जोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। तो अलग अलग जो सडन चेंजेस न्यू स्पीशीज़ के फॉर्मेशन में आता है, उसके अंदर जोग्राफिकल भी और रिप्रोडक्टिव चेंजेस में भी जो फ़र्क होता है, तो उसकी वजह से नया स्पीशीज़ भी आ जाता है। और उसी तरह क्या लिखा है कि सिमिलरली जोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस ऑल्सो लीड्स टू स्पीशिएशन। तो अगर कभी कभी सेम स्पीशीज़ अगर डिवाइड हो जाते हैं, अलग अलग हैबिटेट में चले जाते हैं, तो भी स्पीशीज़ के अंदर चेंजेस आते हैं, एक नया स्पीशीज़ का फॉर्मेशन के वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम यहीं तक देखने वाले हैं। इसके बाद एक वीडियो और रहेगा जिसमें ये पूरा लेसन खत्म हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।